नमस्कार, आज है 17 मई और दिन है बुधवार। वक्त हो चला है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक में सीएम पर आज भी फैसला नहीं, सूत्रों के मुताबिक कल हो सकता है ऐलान। सुरजेवाला बोले अफवाहों पर न दें ध्यान। दिल्ली में शिव कुमार का शक्ति प्रदर्शन, समर्थकों के साथ डीके ने की बैठक। सूत्रों के मुताबिक डीके को डिप्टी सीएम समेत 5 से 7 विभागों का मंत्री पद ऑफर। मोदी कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को दी मंजूरी, 17,000 करोड़ रुपए का बजट। सुप्रीम कोर्ट की अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सेबी को 14 अगस्त तक जांच पूरी करने का आदेश। 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। पाकिस्तान में इमरान खान के घर के बाहर पुलिस तैनात, पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। शहबाज सरकार का दावा, इमरान के घर में छिपे आतंकी। ये थी हेडलाइंस। अब दिन भर दूसरी खबरों को विस्तार से समझते हैं। कौन कौन सी खबरें आज प्रमुखता से छाई रही टॉप न्यूज में। कर्नाटक का सियासी नाटक अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी आलाकमान अभी सीएम पद को लेकर फैसला नहीं कर पाई है। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों दिग्गज नेता हैं और मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा आलाकमान चाहता है, लेकिन डीके शिव कुमार के दावे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले इस तरह की खबरें आई थी कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 2 मिनिस्ट्री लेकर मान गए हैं, लेकिन अब खबर आई है कि अभी वो सहमत नहीं हुए हैं। आज सुबह दिल्ली में लिखी जा रही कर्नाटक सरकार की स्क्रिप्ट घंटे दर घंटे बदल रही है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस के बीच कांग्रेस ने कहा कि अगले 48 से 72 घंटे में राज्य में नया मंत्रिमंडल बन जाएगा। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि न्यूज चैनल्स में चल रही अटकलों पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि पार्टी जब भी फैसला करेगी सबसे पहले मीडिया को ही सूचित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में 5 साल तक एक स्थिर सरकार रहेगी। सीबीआई ने आज जम्मू कश्मीर इंश्योरेंस स्कैम से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर और दिल्ली स्थित 9 ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के मीडिया सलाहकार रहे सुनक बाली के घर पर ही की गई। इसे लेकर मलिक ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले में शिकायतकर्ता को ही परेशान कर रही है। मलिक ने कहा कि सुनक बिना किसी सरकारी वेतन के उनके सेक्रेटरी थे। स्कैम से जुड़ा यह मामला उस वक्त सामने आया था जब सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे। घोटाले की शिकायत खुद मलिक ने की थी। इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने हाल ही में सत्यपाल मलिक के भी बयान दर्ज किए थे। एनआईए ने आज देश के 6 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई आतंकी, गैंगस्टर, नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस मामले में की गई। करीब 200 ऑफिसर्स हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस के साथ संदिग्धों के परिसरों पर छापेमारी करते हुए नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब और चंडीगढ़ में 65 जगह पर एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए का पिछले 3 दिनों में यह दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छानबीन की थी। अतीक अशरफ मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए सभी शूटर्स का नार्को टेस्ट होगा। इसके लिए एसआईटी ने कोर्ट में अर्जी लगा दी है। कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद यूपी पुलिस को और एसआईटी की टीम तीनों शूटर्स का नार्को टेस्ट करवाएगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की टीम तीनों शूटर्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है। जांच कर रही एसआईटी की टीम तीनों शूटर्स के बयानों से संतुष्ट नहीं है। इसकी वजह से नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। वहीं आज जांच टीम कॉलमिन अस्पताल भी पहुंची, जिसके सामने अतीक अशरफ को गोली मारी गई थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में एगरा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कल अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई थी। जांच के लिए आज बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही बीजेपी ने इस घटना की एनआईए जांच कराने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो इस मामले की एनआईए से जांच कराने के लिए याचिका दायर कर चुके हैं।
दिल्ली से सिडनी जा रहा एयर इंडिया का विमान अचानक बीच हवा में लड़खड़ाने लगा और इस दौरान 7 यात्री घायल भी हो गए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक एयर इंडिया का विमान आज दिल्ली से रवाना हुआ था। सिडनी के करीब पहुंचने के दौरान खराब मौसम की वजह से विमान झटके खाने लगा। DGCI के अधिकारियों के मुताबिक सिडनी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर 7 घायल यात्रियों को उपचार के लिए ले जाया गया। हालांकि किसी को भी अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि प्लेन में 224 पैसेंजर्स थे। एयर टर्बुलेंस की वजह से कुछ यात्री घायल हुए। विमान सिडनी में सुरक्षित उतर गया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद आज हिंदू महासंघ ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। 13 मई को असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर चादर चढ़ाने की कोशिश की थी। इसके बाद हिंदू महासंघ ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में 20 मई तक भारी बारिश का अनुमान दिया है। विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिन भारी बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में 19 और 20 मई को, अन्य राज्यों में आज से 20 मई तक रोज बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में 16, 18, 19 मई को भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 18 मई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में धूल भरी आंधी का अनुमान जाहिर किया है। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 22 मई से बूंदाबांदी और बारिश का दौर शुरू हो रहा है। इसके 26 मई तक जारी रहने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस बार पर्यटकों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने इस महीने के आखिर में और बारिश और बर्फबारी की संभावना जाहिर की है। वहीं उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। तपोवन में मई के महीने में 1 फीट तक बर्फ जमी है। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आस्की की एनुअल कंप्लेंट्स रिपोर्ट जारी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने एडवर्टाइजिंग नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया है। रिपोर्ट बताती है कि रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री ने नियम तोड़ने के मामले में ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। आस्की की रिपोर्ट बताती है कि विज्ञापन करने वाली मशहूर सेलिब्रिटीज के खिलाफ आने वाली शिकायतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2022 से 2023 में चर्चित हस्तियों के खिलाफ विज्ञापनों से जुड़े 503 शिकायतें आई। ये पिछली बार कितनी थी ये भी देख लीजिए, ये 55 से 503 यानी कि 803% ज्यादा। तो हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद वो रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये रिपोर्ट साफ साफ कह रही है। रिपोर्ट बताती है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत तमाम सेलिब्रिटीज के लिए अब कानूनी तौर पर किसी विज्ञापन का हिस्सा बनने से पहले उसकी पड़ताल करना बहुत जरूरी है कि ये जो विज्ञापन मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये वाकई में जनहित में है, इसका कारोबार सही है, क्या ये नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनीज तो नहीं है। इसे ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि 97% मामलों में सेलिब्रिटीज इस पड़ताल का कोई भी सबूत आस्की को नहीं दे पाए। 97% यानी कि ऑलमोस्ट ऑल, सिर्फ 3% को छोड़ दें तो, यानी कि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटीज ड्यू डिलिजेंस नहीं दे रहा है, जबकि साफ तौर पर यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत है। आस्की की गाइडलाइंस है इसमें। तो यानी कि साफ साफ हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो विज्ञापनों के जरिए अपनी जेब भर रहे हैं और बदले में वो किस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ पैसे कमाने की हो। जो हस्तियां इसमें शामिल हैं उनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी 10 शिकायतों के साथ सबसे आगे हैं। उनके अलावा यूट्यूबर, जो मशहूर यूट्यूबर हैं भुवन बाम, उनके खिलाफ भी विज्ञापन शर्तों का पालन नहीं करने के 7 मामले दर्ज हैं। एक्टर जिम सर्भ और क्रिकेटर विराट कोहली का नाम भी इसमें शामिल है। खास बात यह है कि ये चारों सेलिब्रिटीज जिनका हमने नाम लिया, ये टॉप 4 हैं
उल्लंघन के मामले में, और सारे के सारे गेमिंग से जुड़े हुए विज्ञापनों में नियमों को अनदेखा करते देखे गए। ये बड़े चर्चित लोग हैं हमारे देश के, बड़े जिम्मेदार शख्सियत, बड़े रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटीज इन्हें कहा जाता है, लेकिन ये विज्ञापन जो कर रहे हैं उसमें ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, ये आस्की की रिपोर्ट बताती है। आस्की की रिपोर्ट ये भी कहती है कि गेमिंग, एजुकेशन, हेल्थ और इससे जुड़ी हुई जो दूसरी चीजें हैं, इसके अलावा जो पर्सनल केयर है, उसके जो उत्पाद हैं उसमें संबंधित विज्ञापनों में नियमों का उल्लंघन करीब करीब आधे मामले इस तरह के हैं। आस्की को 2022-23 में 8,951 शिकायतें मिली थी। इसमें से उसने 7,928 विज्ञापनों की समीक्षा की। खास बात यह है कि करीब 3/4 विज्ञापन डिजिटल मीडिया पर जारी हुए। डिजिटल मीडिया में इस तरह का उल्लंघन ऑनलाइन मंचों पर जो कंज्यूमर है उसकी सुरक्षा के बारे में, उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के बारे में बहुत सारी गंभीर चिंताएं पैदा करता है। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये मोटा मोटा हमने आपको बताया, लेकिन थोड़ा सा इस रिपोर्ट को और बारीकी से समझते हैं। आस्की ने इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स दी हैं, उनको समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान, आस्की की सीईओ और सेक्रेटरी जनरल मनीषा कपूर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनीषा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से बधाई, बड़ी अच्छी रिपोर्ट आप लोगों ने तैयार की है, अच्छी स्टडी के बाद, अच्छे सैंपल साइज के साथ। कुछ कुछ हाइलाइट्स हमने बताए हैं मैम, आपकी तरफ से जो हाइलाइट्स हैं जिन पर आप खास तौर से फोकस करना चाहेंगी, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद दीपक जी। तो आपने काफी अच्छी तरीके से जो हाइलाइट्स हैं वो समझाई हैं अपने दर्शकों को। एक बार फिर मैं उनको रिआइट्रेट कर देती हूँ कि जो जैसे आपने कहा कि 75% एड्स हमने डिजिटल मीडिया पे देखे हैं, तो वो एक ये हमें बताती है कि शायद कंज्यूमर्स, उपभोक्ता ऑनलाइन वर्ल्ड में सेफ हैं या नहीं। तो एक ये सोचने वाली बात हो जाती है। अगला ये है, जैसे आपने बताया कि पिछले कई साल से एक्चुअली जो एजुकेशन सेक्टर था वो हमारा सबसे वायलेटिव सेक्टर एक माना जाता था, काफी साल का उसका एक रिकॉर्ड था। पर इस साल जो गेमिंग इंडस्ट्री है, रियल मनी गेमिंग जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर आईएसकी की गाइडलाइंस हैं, उसने पहला स्थान इस बार प्राप्त किया है। बाकी जो है हेल्थ केयर, क्रिप्टो, पर्सनल केयर, ये बाकी जो कैटेगरीज हैं, जो कई टॉप की कैटेगरीज जिसमें हम ज्यादा उल्लंघन देखते हैं विज्ञापनों का। और जैसे कि आपने कहा बिल्कुल सही कि एक बहुत हाई सेलिब्रिटीज इस वक्त, मतलब जो इस साल हमने जो विज्ञापन, जो मिसलीडिंग एड्स दर्ज किए हैं, उनमें एक सेलिब्रिटीज की मात्रा काफी हाई पाई गई है। तो एक वो भी जरा चिंता करने वाली बात है, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज का डेफिनेटली एक अलग तरीके का इम्पैक्ट होता है अपने ऑडियंसेस का। ऑडियंसेस कभी कभी ब्रांड को उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना सेलिब्रिटीज को करते हैं। तो ये एक डेफिनेटली सेलिब्रिटीज की तरफ से एक जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है कि वो मिसलीडिंग एड्स में फीचर ना हो, वो अपना ड्यू डिलिजेंस करें, वो ये तय कर लें कि क्या जो समझ में आ रहा है, ये जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, ये अच्छे खासे सेलिब्रिटीज हैं, इनके ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई स्टाफ रखने के पैसे नहीं है या इस तरह का कोई फाइनेंशियल क्रंच है। पूरी की पूरी टीम होती है इनके पास बाकायदा। जब आस्की की साफ तौर पर गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आपको ड्यू डिलिजेंस देना अनिवार्य है, उसके बावजूद मैम ये क्यों नहीं दे रहे? 97% सेलिब्रिटीज आपको ये बता नहीं पाए कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं दिया है। हाँ, ये बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो, ये काफी हैरानी की बात है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस बात पे ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, या करते हैं तो हमें कुछ एविडेंस नहीं दे पाते, तो हम तो एविडेंस के बेसिस पे ही जाते हैं। तो ये शायद अगर जो कंपनीज उनको बोल रही हैं कि आप एड में ये बता दीजिए, वो शायद ज्यादा इसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं और वो बोल देते हैं। पर एक तरीके से जो कंज्यूमर्स इतना ट्रस्ट करते हैं इन सेलिब्रिटीज पे, तो ये एक तरीके से वो कंज्यूमर्स की तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं दर्शाई जाती है। तो हम यही कहेंगे कि आप विज्ञापन जरूर कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप यही इंश्योर कीजिए कि देखिए, कोई भी सेलिब्रिटी है वो एक अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। वो अगर कार बेच रहा हो या कोई और चीज की बात कर रहा हो, तो जरूरी नहीं कि वो उस चीज का भी एक्सपर्ट हो। पर जो वो एड में बोल रहा है, तो इसके लिए वो किसी भी आउटसाइड पार्टी से
किसी भी एक्सपर्ट से, एस्की की भी एक ये सर्विस है, पर कहीं से भी वो एक ड्यू डिलिजेंस का ये लेके आए एविडेंस कि अगर हम कार की ऐड कर रहे हैं, उसमें कुछ हम बोल रहे हैं कार की एमिशंस के बारे में या उसकी स्पीड के बारे में, तो ये क्या हमने किसी कार एक्सपर्ट से ये वाकई हमने पता लगाया है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस एड में या जो मैं कह रही हूँ वो वाकई में सही है या नहीं। तो सिर्फ जो कंपनी आपको बताती है, एक शायद वो उसी पे विश्वास करके आगे बढ़ जाते हैं, पर जब ये विज्ञापन ही हमें मिसलीडिंग लगते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक सेलिब्रिटी का हाथ उसका बिल्कुल इम्पैक्ट मैम। बढ़ाने में और बहुत। एक चीज पर मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जो जिन सेलिब्रिटीज पर आप भरोसा करते हैं उनकी हकीकत आप देखिए एडवर्टीजमेंट के मामले में। आस्की ने पाया कि हर चौथा एड जिसकी आस्की ने जांच की है, वो हर चौथे एड में इन्फ्लुएंसर वायोलेशन हुआ है। यानी कि जिस इन्फ्लुएंसर पर आप भरोसा करते हैं उसने जो तय नियम है उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनके उनको उनको उसको पालन नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, जो सेलिब्रिटी का जो मिसलीडिंग वाले जितने भी केसेस हैं वो कितने बढ़े हैं, 803% बढ़े हैं। पहले 55 थे, 503 हो गए। अब इसमें दो पहलू हैं, एक तो आस्की ने अपना दायरा बढ़ाया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये नंबर्स आपको इसलिए भी एलिवेटेड दिख रहे होंगे क्योंकि आस्की ने भी बहुत दायरा बढ़ाया है अपना, इसलिए इनकी रिपोर्टिंग ज्यादा हुई है। लेकिन रिपोर्टिंग होने के बावजूद वायलेशन की भी जो घटनाएं बढ़ी हैं उसमें तो साफ तौर पर लगता है कि हमारे सेलिब्रिटीज को सिर्फ अपने पैसे भरने से मतलब है, कंज्यूमर के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में उनका कोई रुचि नजर नहीं आती। मैम, अपेक्षा हम क्या करें, हमारे पास ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं और उनके खिलाफ दंड के प्रावधान भी हैं, तो क्या इन सेलिब्रिटीज को किसी तरह का दंड का भागी बनना पड़ेगा? हाँ, तो देखिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनको अपनी कोई भी एंडोर्सर हो, इनफैक्ट वो सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में नहीं, पर जो भी एंडोर्सर हो एड में उसे ड्यू डिलिजेंस से करना चाहिए। और अगर वो सेलिब्रिटी ड्यू डिलिजेंस का एविडेंस दे सकता है तो फिर चाहे विज्ञापन मिसलीडिंग हो या ना हो, पर सेलिब्रिटीज को फिर एक छूट दी जाती है। पर अगर सेलिब्रिटी ने कुछ उसके ऊपर खुद अपना कुछ ड्यू डिलिजेंस नहीं किया हो तो फिर सेलिब्रिटी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, उसके ऊपर फाइन लग सकते हैं और रिपीट ऑफेंस के ऊपर फाइन्स की मात्रा भी बढ़ सकती है। प्लस ये प्रोविजन भी है कि उनको इवन सस्पेंड किया जा सकता है एंडोर्समेंट्स के तौर पे। तो ये काफी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं। अगर मैं एक सेलिब्रिटी हूं तो ये काफी मतलब मुझे तो काफी डरावनी सी प्रोविजंस लगते हैं लॉ के। पर बिल्कुल। उसके बावजूद अगर एक इंडिफरेंस है या आपको लगता है कि नहीं आप नहीं पकड़े जाओगे या आपको कोई बताएगा नहीं, तो ये धारणा भी गलत है। तो एस्की डेफिनेटली इन केसेस को हाईलाइट कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार भी इन केसेस के को एक नजर डाले और अगर उनकी अपनी जांच के हिसाब से अगर लगता है कि ये वाकई एड्स मिसलीडिंग है जी। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो डेफिनेटली इन कंपनीज पे और सेलिब्रिटीज पे जो कानूनी कार्रवाई है वो बिल्कुल। शुड डेफिनेटली टेक बिल्कुल, इट। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जिस कड़ी को भारत सरकार को जोड़ना होगा, और हम इसको बार बार कह रहे हैं। ये जो गेमिंग, देखिए हमने जो 4 टॉप सेलिब्रिटीज के नाम लिए वायलेशन के मामले में, वो सब के सब गेमिंग से जुड़े हुए थे। कुछ जेन्युइन गेम भी होंगे, लेकिन जो रियल मनी जहां पर इन्वॉल्व है उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि इसमें रियल मनी में इन्वॉल्व होने वाली गेमिंग प्लेटफॉर्म्स भी बड़े डाइसी से रहते हैं। उनका कहां से ओरिजिन है, इंडियन है, ओवरसीज है, तो ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्योंकि ओवरसीज वाली जो कंपनीज होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा ऑफर करती हैं, वो बंदर बांट करती हैं पैसों की, और सेलिब्रिटीज उसके जाल में फंस जाते हैं, ज्यादा पैसा मिल रहा है। इस चक्कर में वो ना दूसरे नियमों का ध्यान रख रहे हैं, ना कंज्यूमर के इन्फॉर्म्ड डिसीजन की हाइजीन जो होनी चाहिए उसका ध्यान रख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है मैम, और आखिरी मेरा सवाल है मैम ये वाला, टीवी और प्रिंट से ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑनलाइन जो इस तरह के एडवर्टीजमेंट में वहां पर देखने में आया है, जो आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा भी कि आस्की भी इस बात को लेकर चिंतित है कि कंज्यूमर्स की ऑनलाइन सेफ्टी। इंस्टाग्राम पे 33% मामले, फेसबुक पर 31% मामले, वेबसाइट्स पर 22, यूट्यूब पर 12 और अदर्स 2, 75% मामले ऑनलाइन सेफ्टी की संवेदनशीलता की तरफ इशारा कर रहे हैं मैम। तो इसमें आगे क्या किया जा सकता है? तो जैसे मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि एस्की जो है, एस्की की प्रोविजंस और जो इनके हमारे जो कानून हैं, जो हमारे रूल्स हैं, ये एक्चुअली केबल टीवी एक्ट के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। तो केबल टीवी पे और टीवी पे अगर कोई विज्ञापन आता है जिसे मिसलीडिंग माना जाता है, एस्की भी मिसलीडिंग माना जाता है, तो ये एक्चुअली
गवर्नमेंट की तरफ से भी एक इलीगल चीज मानी जाती है। तो आप इसलिए देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसमें ज्यादातर हम वायलेशंस नहीं देखते हैं, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो आई थिंक इस तरीके से अगर हम जो ये सेल्फ रेगुलेटर जो एस्की है और गवर्नमेंट है, हम ज्यादा तालमेल मिला के अपना काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो डेफिनेटली ये जो डिजिटल पे जो इतना ज्यादा फैला हुआ है इस वक्त, तो डेफिनेटली ये देखिए बहुत बड़ी चीज है डिजिटल। इसमें मुझे लगता है कि जो सब स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो सेल्फ रेगुलेटर्स हो, चाहे वो सरकार हो, हम सबको इसमें बहुत मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिल्कुल। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। यूजर्स अपडेट करते हैं, और बहुत ज्यादा इस पे कोई रेगुलेशन डालना भी नहीं चाहता, क्योंकि एक बहुत फ्री प्लेटफॉर्म माना जाता है। पर कहाँ पे वो जिम्मेदारी एक आ जाती है प्लेटफॉर्म्स की, हमारे बिल्कुल मैम। जैसे मैम रेगुलेटर्स की, सरकार एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, हम तो को। शुरू से कहते आए हैं और हमने आस्की की हर रिपोर्ट की हमेशा से पड़ताल की है। आस्की कभी नहीं कहता आपको कि आप एडवर्टीजमेंट मत कीजिए, कभी कोई अननेसेसरी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला गया है या कंप्लायंसेस नहीं डाले गए हैं। आस्की हमेशा कैसे कहता रहा, लेकिन हाँ, वो लकीर कहाँ पर खींचनी है, सेलिब्रिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए एक हाइजीन क्या होना चाहिए, उसके लिए तो आप बार बार सेलिब्रिटीज को बताना होगा। और अगर यहाँ से बात बनती नहीं, आगे दंडात्मक कार्रवाई तक बात जाती है, तो वो भी हमें देखना होगा। उससे पहले ये बेहतर होगा कि जितने हमारे सेलिब्रिटीज हैं कम से कम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला मान लिए। एक बार फिर से आपको बधाई, आपकी पूरी टीम को। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, एक खाका बता रही है हमारे देश में एडवर्टीजमेंट की दुनिया में, भ्रामक प्रचार की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और कितनी गंभीर ये समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं? अगर हाँ तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आदतें आपके लिए आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये हम बात क्यों कह रहे हैं, बहुत बुनियादी चीज है, लेकिन आज हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। आज का दिन पूरी दुनिया हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाती है। इस अहम दिन के जरिए लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले खतरों से आगाह किया जाता है। इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। आज आपने इग्नोर किया, लेकिन कुछ समय बाद ये आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है। हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया। इस बार की थीम है अपने ब्लड प्रेशर को सही ढंग से मापें और लंबी उम्र तक जीने के लिए इसे कंट्रोल में रखें। तो वक्त पर जांच और लंबे समय तक जीने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, यह है थीम। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 30% से ज्यादा आबादी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। लैंसेट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हाइपरटेंशन पर जो रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भारत में युवाओं की मौत बढ़ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा भी बताता है कि यह बात सही है। इसके मुताबिक 24% पुरुष, 21% महिलाओं में हाई बीपी का प्रॉब्लम है। अब आसान भाषा में इसे समझें तो एग्जैक्टली क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मेडिकल टर्म है हाइपरटेंशन। आमतौर पर हम और आप हाई बीपी जिसे कहते हैं, ये ऐसी सिचुएशन होती है जब खून का ज्यादा दबाव नसों में बढ़ जाता है, या फिर जब आपका ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो 120/80 से ज्यादा हो जाए। कई मानकों में से 140/90 भी कहा गया कि इससे ऊपर है, लेकिन 140/90 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे नॉर्मल जो माना जाता है 120/80 माना जाता है। तो इस स्थिति के अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। जब ब्लड प्रेशर 180/120 हो जाए, ये लेवल पार कर ले, तो आप डेंजर जोन में चले जाते हैं। इसके दबाव से ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है। हाई बीपी फिर हार्ट डिजीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पूरे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है, दिल पर, आपकी किडनीज पर, बहुत सारे असर इसको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के इस हाइपरटेंशन से बचने के लिए आपको हर हाल में अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना है। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के दिन पर। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिलहाल फोर्टिस से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चोपड़ा, बहुत बहुत स्वागत सर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सर, कितना बड़ा खतरा है सर इसका, और जागरूकता के बावजूद क्या इसमें सुधार हो पाया है सर? ये देखिए, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इसीलिए मनाया जाता है, ये 2005 से ये डेट डिसाइड हुई थी, और ये इसलिए मनाया जाता है बिकॉज इसके बारे में साइलेंट किलर जो बोला जाता है वो इसीलिए है
क्योंकि एक सेकंड, ये मेरे डिस्टरबेंस हो रही है, सॉरी, मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ। जी सर। तो बिल्कुल, जब तक आप इसे स्विच ऑफ करें, एक बार फिर से हाईलाइट कर दें, हम आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और इसीलिए हम इस हाँ चर्चा जी। का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि इसे अगर आपने इग्नोर किया तो हमने देखा है कि आगे चलकर लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, न सिर्फ इंडिविजुअल्स को बल्कि पूरी फैमिलीज को भी। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। बिल्कुल। हाँ, सॉरी। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सिम्पटम कोई नहीं होता। हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल एक एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मरीज को पहले कोई परेशानी नहीं होती, फिर बाद में सडनली कोई हार्ट अटैक, कोई स्ट्रोक, कोई किडनी फेलियर, ऐसी परेशानी से पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे अवेयरनेस पैदा करने के लिए है। तो अवेयरनेस इसलिए जरूरी है, जैसे आपने खुद ही बताया कि 30% लोगों को जो 18 साल की उम्र से ऊपर हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। केवल 30-40% लोगों को मालूम होता है। और इसलिए अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो उसमें से एट द मोस्ट 15% लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है। ज्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड नहीं है, और इसीलिए उनका रिस्क इतना ज्यादा है आगे चल के बीमारी के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, जिसके लिए कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का ये शुरू किया गया मुहिम, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो कि हालांकि इसका कोई सिम्टम नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है और इसका सही इलाज होना चाहिए। बिल्कुल, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको लोगों लेकर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, कुछ अपनी जानकारियां लेकर बैठ जाते हैं, उन जो भ्रम लेकर बैठ जाते हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर हमारे साथ डॉक्टर चोपड़ा बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर अरुण के चोपड़ा। डॉक्टर चोपड़ा, एक बुनियादी जो भ्रांति होती है वो ये है कि सही जो नंबर्स हैं ब्लड प्रेशर के वो क्या हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 140/90 ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 120/80 होना ही चाहिए, और कुछ लोग इसे कहते हैं कि थोड़ा सा नीचे भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका 110/70 भी है तब तो और अच्छी बात है। तो सही क्या है सर, और कहाँ पर हमें अलार्म हो जाना चाहिए? हाँ जी, ये कंट्रोवर्सी रिसेंट टाइम्स में काफी हद तक बढ़ गई है। बहुत सालों से हमारा ब्लड प्रेशर का कट ऑफ 140/90 रहा है, और हम मानते हैं कि इसके नीचे अगर ब्लड प्रेशर रहे तो ठीक है, इससे ऊपर अगर जाए तो हमें मेडिसिन शुरू करनी चाहिए। तो वैसे अगर आप पूछिए कि आइडियल ब्लड प्रेशर क्या है, आइडियल ब्लड प्रेशर करीब 115/20/75 है। मगर ये तो आइडियल ऐसे ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम बांध के रख सकते। ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता रहता है। जैसे अगर आप बैठे हैं तो बीपी कम है, आप खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आप चलेंगे और बढ़ जाएगा, आप स्टेयर्स चढ़ेंगे या एक्सरसाइज करेंगे और बढ़ जाएगा, अगर जैसे आपकी और मेरी आर्गुमेंट हो जाए तो और बढ़ जाएगा। तो ये कोई स्टेबल वैल्यू नहीं है, तो इसकी एक रेंज है, और ये जो रेंज है ये 100 से 140 ऊपर का बीपी और 60 से लेके 90 तक नीचे का। तो इसलिए अगर 130/85 है वो भी विद इन नॉर्मल लिमिट्स है, 110/70 है वो भी विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। ओके। एंड जो यंग फीमेल्स हैं, स्पेशली 20 इयर्स की एज के नीचे, उनका बीपी ऑफन 100/60, 90/60 इस रेंज में रहता है, वो भी नॉर्मल है, इसमें भी कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। तो लेकिन देखा ये गया है कि अगर हम जब दवाई शुरू करते हैं, अगर बीपी 140/90 से ऊपर है तो हम उसको इस रेंज में ले आते हैं, और ये पेशेंट सही से टॉलरेट कर लेता है और उसको बेनिफिट होता है। ओके। लेकिन अगर हम ब्लड प्रेशर 130/80 पे इलाज करना शुरू करते हैं, उसका बीपी और नीचे लाने के लिए, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा कम होने का रिस्क रहता है। तो इससे अच्छा। पेशेंट को इतना फायदा नहीं होता और दवाई का रिस्क बढ़ जाता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि जब भी मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं। ये इसलिए आते हैं क्योंकि नॉर्मली खड़े होने पे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तो ओके। अगर ब्लड प्रेशर की दवाई थोड़ी ज्यादा हो तो पहला सिम्टम कई बार ये होता है कि खड़े होने पे चक्कर आते हैं या आंखों के आगे अंधेरा आता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि खड़े होने पे बीपी फॉल कर रहा है।
ओके, तो इसलिए 140/90 के नीचे जनरली ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करने का फायदा नहीं होता। अच्छा फायदा जी, होता है 140/90 से जब ऊपर हो। तो ऊपर हो, इसलिए इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से जो ब्लड प्रेशर का कट ऑफ है वो 140/90 है। ओके, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। ठीक सर, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की भी 140/90 ही कट ऑफ है। यूएसए में 130/85 मानते हैं, पर इलाज आमतौर पे उसमें भी 140/90 के ऊपर ठीक, ही शुरू किया जी जाता है, सर, जी, अनलेस कोई साथ में और बीमारी हो, जैसे ओके, कि शुगर है या हार्ट की बीमारी है, जी। तब जल्दी दवाई सोच सकते हैं। अच्छा, दवा को अदरवाइज लेकर एक चीज दवाइयाँ और है सर, कई लोग हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर की दवा जब वो शुरू कर देते हैं, 140 से ऊपर है और 90 से ऊपर है, तो वो दवा शुरू कर देते हैं, डॉक्टर्स उनको दवा में डाल देते हैं और वो दवाई खाते खाते उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल का मतलब कि 130, 80, 120, 80, 85 पे रहता है। तो बिल्कुल। कब उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनको दवा बंद कर देनी है या ये दवा पे जिंदगी भर खानी है सर? देखिए, प्रैक्टिकली तो ये दवा जिंदगी भर खानी होती है। ओके, अगर आपका मतलब अगर आप सपोजिंग हर तरह से परहेज करें, सपोजिंग आप डाइट में भी कंट्रोल करें, अगर वेट बंदे का ज्यादा है वेट भी आप कम कर लेते हो, अगर आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है आप एक्सरसाइज करते हो, अगर कोई जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग ज्यादा सॉल्ट खाना ऐसी हैबिट्स है उसको भी आपने चेंज कर लिया, तो भी आप पूरा जोर लगा के अपना ब्लड प्रेशर 10-12 पॉइंट से ज्यादा कम भी कर सकते हो। तो ओके, इसलिए अगर आपका बीपी लेटस से माइल्डली एलिवेटेड है, जैसे 150-90 के रेंज में है, तो आप इन सब परहेजों से उसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हो, 140/90 के नीचे। लेकिन अगर आपका बीपी 160/95 के ऊपर है, तो आप ये समझ लो कि आप ये सारे परहेज से भी 10-15 मिलीमीटर से ज्यादा पॉसिबल नहीं है ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर पाना। एंड बहुत ज्यादा देर ये परहेज नहीं चलते, आमतौर पे आप देखोगे 6 महीने साल लोग बहुत परहेज करते हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतें शुरू हो जाती हैं, परहेज कम हो जाता है, जी, वेट वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में सिर्फ अगर आपका बीपी आइडियल लेवल से 5-10 मिलीमीटर ज्यादा है, यानी कि 150, 90, 95 के बीच में है, तो पॉसिबल है दवाई बंद कर पाना। अगर इससे ऊपर है ब्लड प्रेशर आपका रेगुलरली, तो दवाई बंद नहीं हो पाएगी, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा सर, अब एक दवाई को लेकर जो सबसे बड़ी बात है और मुझे लगता है कि हाइपरटेंशन के मरीजों का सबसे बड़ा ये एक एक दवा शुरू नहीं करने का या डॉक्टर के पास नहीं जाने का एक बहुत बड़ा कारण भी है, एक भ्रांति है या सच्चाई है, आप बताएं। वो ये कि दवा अगर एक बार शुरू हो गई और वो लॉन्ग टर्म तक आपको खानी पड़ रही है तो उसका किडनीज पर असर पड़ता है, उसका आपके गुर्दे पर असर पड़ेगा, आपके दूसरे वाइटल्स पर असर पड़ता है। ये कितना सच है सर? देखिए, अगर हम ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करते तो डेफिनेटली किडनी पे असर पड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, बाकी जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, उनके डिफरेंट ऑर्गन से मेटाबॉलिज्म है। कुछ ग्रुप्स हैं जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, जो किडनी के थ्रू शरीर उनको अपने बॉडी में से बाहर निकालता है, तो उनका किडनी पे थोड़ा असर हो सकता है। पर उसके लिए भी हम रेगुलर चेकअप करते हैं, हम पेशेंट्स को फॉलो अप करते हैं, 6 महीने साल में एक बार ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं। बट आप ये मान लीजिए कि अगर हम दवाई नहीं देंगे और ब्लड प्रेशर अनट्रीटेड रहता है, तो उसका ना सिर्फ किडनीज पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, बाकी शरीर के ब्लड वेसल्स पे, सब पे असर होता है। एंड जो आप मानोगे जितनी भी, अगर हम ना एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी आती है जो हर साल अपना डेटा देते हैं कि जो लोग बीमार हो रहे हैं या जो लोगों की डेथ हो रही है उनके कारण क्या है, तो उसमें अगर आप देखो तो हर साल जो हाई ब्लड प्रेशर है वो तकरीबन नंबर 1 कॉज होता है डिजीज का और डेथ का वर्ल्ड वाइड। तो ये दो चीजें हैं, बिल्कुल हाई सर, ब्लड प्रेशर और सिगरेट स्मोकिंग, ये एब्सोल्युटली, दोनों फर्स्ट सेकंड होती हैं हर साल। और फीमेल्स में हाई ब्लड प्रेशर होता है, मेल्स में हाई ब्लड प्रेशर और टोबैको के बीच में घूमता है। बिल्कुल सर, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल तो सर। इसलिए एक, अगर हम यस इलाज सर, नहीं करेंगे
तो ज्यादा खतरा है। मच वर्स। तो यानी कि लॉन्ग टर्म दवा से हो सकता है कि कुछ सीमित मात्रा में किडनी पर उसका असर पड़ रहा हो, लेकिन वो आपके डॉक्टर्स बताएंगे कि वो आपके लिए खतरा है या नहीं। और अगर डॉक्टर्स को लग रहा होगा आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद कि कुछ किडनीज में कुछ असर पड़ रहा है, तो दवा चेंज कर सकते हैं, आपका इलाज में कुछ तब्दीली आ सकती है। लेकिन इस भ्रांति में दवा ही नहीं खाना, ये थोड़ा सा ये गलत धारणा है। एक और जो धारणा है सर इसको जुड़ी हुई, वो ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम दवा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में रहे न रहे, खाने पीने पे रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे साहब, हम पार्टीज नहीं कर सकते, हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, तो छोड़ो, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने दो, कम से कम जीवन में पार्टी तो चलती रहेंगी, थोड़ा खाना पीना अच्छा तो खाया जा सकेगा। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है सर, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं। ट्रू। ये एक्चुअली ना मैं आपको वही बताने लगा था, होता क्या है, लोग एक बार ब्लड प्रेशर के लिए आ जाते हैं, शुगर के लिए वो दवाई शुरू करते हैं, 3 महीने दवाई रेगुलर खाते हैं, परहेज रेगुलर करते हैं, वेट लॉस कर लेते हैं, सैर वैर कुछ एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, तो पैरामीटर्स इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं, वजन कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर बेटर हो जाता है, शुगर अगर हो वो कंट्रोल में आ जाती है या आनी शुरू हो जाती है। इस स्टेज पे लोगों को लगता है कि अब सब ठीक हो गया, अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे वो दवाई भी छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। आमतौर पे जिन लोगों के साथ उनका मिलना जुलना है, उनसे राय लेके वो दवाइयाँ बदल लेते हैं, बहुत बार बंद भी कर देते हैं, देसी नुस्खे शुरू कर लेते हैं, और फिर होता क्या है कि 1-2 साल के बाद वो फिर हमारे पास वापस आते हैं कि जी अब कोई और प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो वो नेचुरली जो ब्लड प्रेशर साल पहले था, अब उससे भी कई बार ज्यादा बड़ा होता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आधे से ज्यादा लोगों को तो पहले मालूम ही नहीं है कि बीपी है। तो जिन 30-40% लोगों को मालूम है कि उनको बीपी है, उनमें से भी आधे से कम लोगों का बीपी कंट्रोल्ड है। तो आप मान के चलो कि 5 में से 4 लोगों का बीपी कंट्रोल्ड नहीं है। तो अगर एक बीमारी करोड़ों लोगों को अफेक्ट कर रही है कंट्री में, तो आप सोचो कि उससे आगे चल के हार्ट की बीमारी का, शरीर के एक हिस्से के कमजोर होना, जो लकवा की बीमारी है या स्ट्रोक है उसका, किडनी फेलियर का कितना रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए ये हम बताना चाहते हैं सुनने वालों को कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो साइलेंट है, उसका कोई सिम्टम नहीं है, मगर वो किलर है। बिल्कुल, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर एडल्ट को 18 साल से ऊपर नौजवान को, लड़की को पता होना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर, यस सर। उसका अच्छा, वेट। आई एम सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। मैं जाते जाते एक चीज और बोल रहा था, 10 सेकंड में अगर आप हमारे दर्शकों को एडवाइस करें, ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कहीं से उनको रूटीन चेकअप में पता चल गया कि उनका स्लाइटली एलिवेटेड है, अब वो क्या करते हैं, वो ब्लड प्रेशर की वो पूरी मशीन खरीद लेते हैं और फिर हर 2 घंटे 3 घंटे में ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं। पता चल रहा है कि उसी चक्कर में ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो इतना ज्यादा हाइपर भी नहीं होना है सर। बिल्कुल भी ये बार बार चेक करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा बीपी हाई है, आप 5 मिनट बाद दोबारा चेक करोगे, पक्का हाई होगा और हाई होगा। तो इसलिए पैनिक ही नहीं होना चाहिए। यस, डॉक्टर से डिस्कस करिए, उनसे राय लीजिए, सही बीपी नापने का तरीका सीखिए। बीपी नापने का भी एक तरीका है, बिल्कुल, तो वो तरीका सीखिए, फिर आपको बेटर रिकॉर्डिंग मिलेगी एंड आप अपना सही इलाज करा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो हम यही उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को इस चर्चा से काफी लाभ हुआ होगा। मुझे लगता है कि जो बुनियादी बातें हैं, आम बातें जो हैं ब्लड प्रेशर को लेकर, हमने सारी कवर की हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको अपने डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी है। हाइपरटेंशन आपको ना हो, हम ये उम्मीद करते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हो गया तो ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, पूरा मैनेजमेंट इसका है। और ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर देगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर देगा। आप आराम से अच्छी क्वालिटी की लाइफ जिए, लेकिन बस संयमित रहना है और नियमित रहना है डॉक्टर के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर चोपड़ा, हमेशा की तरह आपने आज आकर हमारे दर्शकों को हेल्प किया। थैंक यू सर। अब एक और आपके लिए ऐसी खबर है जिसको आपको कान खोलकर सुनना है, और जितने आपके आसपास के लोग हैं उन तक ये खबर पहुंचानी भी है। अगर मोटापे से बचने के लिए चाय कॉफ़ी में आप शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं, आप इस तरह के प्रोडक्ट्स लेते हैं जो शुगर फ्री हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें, डाइट सोडा पीते हैं, खाने पीने की दूसरी चीज़ों में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि डायबिटीज से बचने के चक्कर में, बीमारी से बचने के चक्कर में आप उनकी चपेट में आ जाएं इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को खा के। ये हम नहीं,
WHO कह रहा है। सेहत के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। खासकर लो कैलोरी फूड के नाम पर सबसे पहले लोग चीनी से दूरी बना रहे हैं और उसकी जगह लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन WHO ने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बढ़ते चलन पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि इसका लंबे समय तक इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस के खतरे को बढ़ा सकता है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसके इस्तेमाल से न तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा में कोई कमी आई है और न ही ब्लड में शुगर की मात्रा कम हुई, बल्कि जिन लोगों ने 6 से 18 महीने तक इसका लगातार इस्तेमाल किया उनका वजन भी कम नहीं हुआ। अब समझते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं। दरअसल ये एक तरह के शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं जिन्हें कुछ प्राकृतिक तत्वों और कुछ केमिकल्स की मदद से तैयार किया जाता है। इनका स्वाद चीनी की तरह ही होता है, लेकिन ये चीनी से कहीं ज्यादा मीठे होते हैं। ऐसे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल करने वाला कैलोरी नहीं के बराबर ले रहा है, इसीलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को नो कैलोरी फूड भी कहा जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में WHO ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन लोगों ने 10 साल तक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया, उम्मीद के विपरीत उनका वजन बढ़ा हुआ मिला। ऐसे लोगों में शुगर और हार्ट डिजीज दोनों तरह का खतरा बढ़ा हुआ पाया गया। WHO ने साफ चेतावनी दी है कि जिन्हें शुगर नहीं है उन्हें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। WHO ने अपनी रिपोर्ट में यह भी पाया कि जिन गर्भवती महिलाओं ने शुगर फ्री स्वीटनर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उनमें समय से पहले डिलीवरी होने का मामला पाया गया। वहीं WHO ने यह भी साफ किया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। एक अमेरिकी स्टडी में भी पाया गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में इस्तेमाल होने वाला एरिथ्रिटोल ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को भी ये बढ़ा देता है। इसके लंबे समय तक इस्तेमाल के कुछ और भी खतरे हो सकते हैं। इसमें लीवर का खराब होना, वजन बढ़ना, माइग्रेन की शिकायत, चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। वहीं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आंत में मौजूद अच्छे और बुरे बैक्टीरियाज के अनुपात को बदल देते हैं और इसके चलते पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स, पेट में गैस और सूजन की समस्या भी हो सकती है। खासकर मोटापे और शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। हेल्दी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ एक्सरसाइज के जरिए भी खुद को सेहतमंद रखा जा सकता है। ऐसे में बेवजह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के सेवन से बचें और इससे होने वाले खतरे से खुद को दूर रखें, इसी में भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में करीब 100 घंटे बाद G20 की मीटिंग शुरू होगी। श्रीनगर में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। G20 के रिप्रेजेंटेटिव्स जिन लोकेशंस पर जाएंगे वहां दिन रात काम हो रहा है। G20 बैठक से पहले फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, पर इस्लामाबाद को कश्मीर की तरक्की वाली ये तस्वीरें पसंद नहीं। असल में G20 की मीटिंग से कश्मीर के आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा। ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की लिस्ट में कश्मीर भी शामिल होगा और ऐसा होते ही घाटी में पाकिस्तान की हर साजिश का गेम ओवर हो जाएगा। श्रीनगर की डल झील, गुलमर्ग के टूरिस्ट स्पॉट और बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सब G20 मीटिंग से पहले वेलकम के लिए तैयार है। श्रीनगर की सड़कों को G20 बैठक से पहले चमकाया जा रहा है। हर लोकेशन सज धज कर तैयार है और कश्मीर की ये तस्वीर पाकिस्तानियों के दिल में चुभ रही है। कश्मीरियों को पाकिस्तान के रोने धोने से कोई मतलब नहीं है। श्रीनगर में G20 की मीटिंग होगी। गुलमर्ग का वर्ल्ड फेमस स्की रिजॉर्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम की मेजबानी के लिए तैयार है। सबको लगता है कि G20 के रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर आएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा, कश्मीर में और भी ज्यादा पर्यटक आएंगे, डेवलपमेंट होगा। कश्मीरियों का दिल गदगद है और G20 के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने की पाकिस्तानी कोशिश फेल हो गई है। गुलमर्ग के होटल और रिजॉर्ट सालों भर टूरिस्टों की भीड़ से खचाखच भरे रहते हैं। अब G20 रिप्रेजेंटेटिव के दौरे के बाद ये विदेशियों की भी पहली पसंदीदा डेस्टिनेशन बन सकती है। G20 से कश्मीर को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का प्रचार होगा और पाकिस्तान का फेक न्यूज वाला नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। कश्मीर आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर और गुलमर्ग की ये पिक्चर पाकिस्तान के लिए किसी डराने वाली तस्वीर जैसी है।
पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर जो भी फर्जी एजेंडा फैलाया वो इन वीडियोस को देखने के बाद फेल हो गया। कश्मीर में G20 मीटिंग को लेकर एक यूएन अफसर के कमेंट्स को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों को लेकर एक यूएन अफसर ने चिंता जताई थी। भारत ने जवाब दिया कि बतौर G20 प्रेसिडेंट उसे हक है कि वो देश के किसी भी हिस्से में मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके। भारत का जवाब सुनकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान का रोना धोना नॉन स्टॉप चलता रहेगा और G20 समिट की मदद से जम्मू कश्मीर एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन जाएगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन, जम्मू से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत सरकार के ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने जी बिजनेस के साथ भारत की ऊर्जा क्षेत्र में तैयारियों पर खास बातचीत की। G20 की अध्यक्षता को उन्होंने काफी अहम बताते हुए आर्थिक विकास और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वर्किंग ग्रुप प्रेसिडेंसी के तहत भारत की प्राथमिकताएं बताईं। ऊर्जा सचिव के मुताबिक भारत की ओर से रखी गई 6 प्राथमिकताओं में G20 देशों में कई अहम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। आलोक कुमार पवार के मुताबिक जन जन तक पर्याप्त ऊर्जा मुहैया कराना भारत सरकार का लक्ष्य है। हम यहाँ G20 की जो लगातार मीटिंग्स चल रही है उस पर आज एनर्जी को लेकर जिस तरह से डिलिब्रेशंस हुए और इंडिया का क्या स्टांस है वो समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर आलोक कुमार, हु इज द सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जुड़ रहे हैं, जिन्होंने लीड की है डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया एंड यू गॉट लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग। सर, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए इफ यू कैन समराइज कि जो इसकी समरी और एसेंस फाइनली बन के आई क्या रही, क्या पॉइंट्स इंडिया ने उठाए और सहमति कहाँ कहाँ बनी। सर, G20 एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है कंट्रीज का इस वर्ल्ड में, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को और ऑलमोस्ट लाइक 3/4 GDP को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग जब साथ बैठते हैं और जो इनकी राय बनती है वो पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। जी। एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में। उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जिसको मिनिस्ट्री पावर कोऑर्डिनेट करती है, लीड करती है। जी। उस ग्रुप की आज तीसरी बैठक यहाँ पर आज समाप्त हुई है। ये 3 दिन चली, 14, 15 और 15, 16 और 17 मई में। और इसमें जो प्रेसिडेंसी के रूप में हमने 6 प्रायोरिटी रखी थी, जिसमें था एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी गैप्स फॉर मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन, mobilizing low-cost financing for such new technologies, ensuring energy security and diversified supply chains, promoting and accelerating energy efficiency in consumption side, discussions on fuels for future, which is green hydrogen and biofuels, and lastly also the universal access to energy and just transition. तो ये जो 6 प्रायोरिटी रखी थी इंडिया ने एज प्रेसिडेंसी ऑफ G20, उस पे हम लोगों ने एक कम्युनिके ड्राफ्ट किया जिसको जुलाई के महीने में गोवा में एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी G20 की, उसमें उसको रखा जाएगा। वो उसको देखकर फिर अडॉप्ट करेंगे। तो उस ड्राफ्ट कम्युनिके पर जो है वो पैरा बाय पैरा और लाइन बाय लाइन डिस्कशन होता है सभी कंट्रीज का। वो काफी हद तक आज इस 3 बैठकों में, इन 3 दिनों में हुआ है। और इसी के साथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने भी जी बिजनेस के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कई बड़े लक्ष्य तय करके भारत ऊर्जा जरूरतों में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। G20 की मीटिंग एनर्जी सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन पर बहुत सारी बात हो रही है एंड ऑफ कोर्स द बिग टॉपिक इज हाउ डू वी इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और भारत इज ऑफ कोर्स नॉट बिहाइंड। मेरे साथ इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी मिस्टर भूपेंद्र भल्ला हैं। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर जो डेलिब्रेशन चल रहे हैं क्लियरली मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहती हूँ। हम क्योंकि इसमें लीड ले रहे हैं, बहुत सारा फोकस है रिन्यूएबल्स की तरफ, जो सरकार ने इतनी स्कीम्स निकाली हैं उसका हम असर भी देख रहे हैं। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू सर कि अब आगे जितना हमने स्टेप्स अभी तक लिए हैं उनके रिजल्ट्स से को देखते हुए अब क्या आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सेक्टर में। रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे काफ़ी बड़े टारगेट हैं। हमने 500 गीगावाट का वी हैव टारगेटिंग टू रीच फ्रॉम नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय 2030 जी।
उसमें क्योंकि नॉन फॉसिल है, उसमें थोड़ा सा न्यूक्लियर कैपेसिटी भी रहेगा, बट आवर एस्टिमेट इज दैट द टोटल नॉन न्यूक्लियर कैपेसिटी विल बी अराउंड 20 गीगावाट out of 500. So we have to reach 480 gigawatt of renewable capacity by 2030. Currently, our renewable capacity, installed capacity is 172 gigawatt. But we also have about 110 gigawatt under implementation, which are either on the ground being installed or we've already tendered and the bids are yet to come. So these are concrete projects. Either जो बन रहा है या वो work in progress. So we have already identified the projects. So these are about 110 gigawatts of projects under implementation at various stages. So essentially we are at 283 or so of installed or under implementation. From 280, now we have to reach 480. So we have to add 200 gigawatt in the next 7 years. अब 2023 है, हमारा टारगेट 2030 का है. In 7 years we need to install 200 gigawatt. बात बाजार की। आज लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 371 अंक टूटकर 61,560 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 105 अंक फिसलकर 18,200 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा वो लुढ़का है और अंत में बैंक निफ्टी 43,698 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में रियल्टी, आईटी, मेटल, बैंक और फाइनेंस शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 इस हैशटैग के जरिए अपनी राय, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार।